हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे घटनासार का डे 16 कर रहे हैं और इसके तहत हम लोग आज यहाँ से शुरू करेंगे जो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो बनाए जा रहे हैं वहाँ से हम लोग इसको शुरुआत करेंगे डे 16 की। और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगा। और अगर आपको नहीं मिलती है वहाँ पे पीडीएफ तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आज का डे 16 घटनासार का। तो ये आर्थिक अर्धवार्षिकी है, तो उसके तहत ये 16वां दिन है इसका। तो 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च 2023 को देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी की घोषणा की। ये पार्क तमिलनाडु, जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे वो तमिलनाडु में, एक तेलंगाना में, एक कर्नाटक में, एक महाराष्ट्र में, एक गुजरात में, एक मध्य प्रदेश में और एक उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, जो वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान करेंगे। इन पार्कों को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, मध्य प्रदेश के धार में, महाराष्ट्र के अमरावती में, तेलंगाना के वारंगल में, तमिलनाडु के विरुधुनगर में, कर्नाटक के कलबुर्गी में और गुजरात के नवसारी में भी स्थापित किया जाएगा। इनकी स्थापना जो है 2027-28 तक इनको स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F यानी फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन विजन के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है और 20 लाख रोजगार सृजन की भी परिकल्पना की गई है। इन पार्कों में एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर मिलेगा। साथ ही यहाँ का विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा अत्याधुनिक तकनीक को आकर्षित करेगा। इस क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं, हर पार्क में एक ही जगह पर एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला उद्योग लगने से लॉजिस्टिक की लागत भी घटेगी। पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य संयुक्त उद्यम मोड में स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी एसपीवी बनाएंगे, स्पेशल पर्पज व्हीकल। ठीक है, केंद्र और राज्य संयुक्त उद्यम मोड में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारत को पीछे छोड़ यूके जो है दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार। यूके जो है भारत को पीछे किया है और दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है के अनुसार 22 फरवरी 2023 को यूके भारत को पीछे छोड़कर $3.11 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। 29 मई 2022 के बाद पहली बार ब्रिटेन ने इस मामले में भारत से आगे निकलने में सफलता पाई। वर्ष 2022 में भारत फ्रांस को पीछे छोड़कर विश्व का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना था। यूके का बाजार पूंजीकरण भारत से $5.1 बिलियन अधिक था। हाल ही में हिंडनबर्ग शोध संस्थान के अडानी समूह पर धोखाधड़ी के आरोप के बाद भारत के शेयर बाजार के पूंजीकरण में गिरावट दर्ज की गई है। शेष 3 बाजार पूंजीकरण वाले शेयर बाजार हैं, यूके है टॉप पे, फिर चीन है, जापान है। ठीक है, यूके नहीं, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है पहले पे, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है।
स्वर्ण आभूषणों एवं स्वर्ण शिल्प कृतियों की बिक्री के लिए 6 अंकों का ह्यूड अनिवार्य। स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की बिक्री में क्रेताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अब ऐसे सभी उत्पादों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा स्वर्ण आभूषणों एवं शिल्प कृतियों की बिक्री के लिए 6 अंकों का हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे बोलते हैं ह्यूड, ठीक है, जिसका आदेश 3 मार्च 2023 को जारी किया गया था, 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ह्यूड जारी किया जाता है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा ह्यूड जारी किया जाता है। ह्यूड क्या है? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है, ह्यूड जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसका उद्देश्य आभूषणों की गुणवत्ता का परीक्षण करना होता है। इसकी शुरुआत 2000 से की गई थी हॉलमार्क की। 1 अप्रैल 2023 से पूर्व 4 डिजिट वाले पुराने हॉलमार्क के आभूषणों की बिक्री की अनुमति थी, जिसे अब 1 अप्रैल 2023 से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मध्य रेलवे के समूचे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण। मध्य रेलवे ने समूचे ब्रॉडगेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य रेलवे की टीम की सराहना की। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, उत्कृष्ट उपलब्धि, पूरी टीम को बधाई। मध्य रेलवे के अनुसार अपने सभी ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो लगभग 3825 किलोमीटर है। सोलापुर डिवीजन पर मध्य रेलवे के अंतिम गैर विद्युतीकरण खंड को भी इस साल 23 फरवरी 2023 को विद्युतीकृत कर दिया गया। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश लालवानी ने कहा कि 100% विद्युतीकरण से ईंधन के खर्चे में काफ़ी कमी आएगी। मध्य रेलवे अब सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर पूरी तरह से विद्युतीकृत है। इससे हर साल 5.2 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिली है और वार्षिक 1670 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। बिजली से ट्रेन चलने के कारण कार्बन फुटप्रिंट का व पर्यावरण प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को हार्बर लाइन पर तत्कालीन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस और कुलरा के बीच चली थी। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 का विमोचन। केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 15 मार्च 2023 को विभाग के वार्षिक प्रकाशन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 का अनावरण किया, जिसमें सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन दोनों विभाग के राज्य मंत्री उपस्थित थे। यह प्रकाशन पशुधन आबादी, पशुधन उत्पादन और पशु रोगों, बुनियादी ढांचों आदि जैसी अन्य जानकारी पर महत्वपूर्ण पशुधन आंकड़ों के संदर्भ ठीक है, पशुधन के संदर्भ में संक्षेप में पशुपालन क्षेत्र का सिंहावलोकन देता है। यह 4 प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन अनुमान पर डेटा का प्राथमिक स्रोत है ना। जैसे वर्ष 2021-22 के लिए दूध, अंडा, मांस और ऊन और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण अन्य तकनीकी पहलू हैं, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है इसमें ये दिया गया है कि कुल दूध उत्पादन जो है 221 मिलियन टन हुआ है, ठीक है। पशुपालन सांख्यिकी है, इसमें 5.29% की वृद्धि दर्ज की गई है। टॉप पे दूध उत्पादन में राजस्थान है 15% और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया है। मांस उत्पादन जो है में 5.62% की वृद्धि रही, जो 9.29 मिलियन टन है। मांस उत्पादन में टॉप पे महाराष्ट्र है, वहीं दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ऊन उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है
और सबसे ऊन उत्पादन में टॉप पे राजस्थान है। और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की अगर बात की जाए तो 444 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक, ये बीच के पेज छूट गया है, इसको हम डाल देंगे, ठीक है, इस मॉडिफाई करके पीडीएफ को। एपीए पर हस्ताक्षर करने वाला गेल बना पहला पीएसयू, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। गेल इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पीएसयू बन गया है। एपीए योजना 2022 में भारत में व्यापार करने को बेहतर बनाने और गैर प्रतिकूल कर प्रणाली को बढ़ावा देने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए शुरू की गई थी। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता प्रोग्राम कनाडा, अमेरिका, जापान और यूके जैसे कई देशों में चल रहा है। एपीए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के हस्तांतरण मूल्य के संबंध में निश्चितता प्रदान करना है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में 16 मार्च 2023 तक केंद्र का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15% बढ़कर 15.71 लाख करोड़ रुपए रहा। ठीक है, अग्रिम कर संग्रह में तेजी से प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि हुई। यह पूरे वित्त वर्ष के लिए संशोधित लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए का 85.2% और बजट अनुमान 14.2 लाख करोड़ रुपए से करीब 10% अधिक है। 16 मार्च तक कॉरपोरेट आय कर संग्रह में 8.1 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर में मद में 7.32 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, इस दौरान प्रतिभूति लेन देन कर संग्रह 24,000 करोड़ रुपए रहा। ठीक है, चलिए अगर सरकार की राजस्व प्राप्ति की बात करें तो कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.69 लाख करोड़ रुपए, कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.69 लाख करोड़ रुपए रहा। शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां 15.71 लाख करोड़ रुपए रहीं। ठीक है, और चालू वित्त वर्ष में अभी तक 2.97 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण 12 मार्च 2023 को किया। इस परियोजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करना है। MD-15 मतलब 15% मेथनॉल के साथ डीजल बसों का पायलट परीक्षण बेंगलुरु के विधान सौधा में किया गया था। AIMS-100 मतलब 100% मेथनॉल के प्रोटोटाइप को नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लीलैंड मिलकर इस परियोजना का संचालन कर रहे हैं। चीन, इटली, स्वीडन, इजरायल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई अन्य यूरोपीय देशों द्वारा मेथनॉल अर्थव्यवस्था की अवधारणा को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट में BMTC 80 बसें लॉन्च करने की योजना बना रही है जो मेथनॉल ईंधन पर चलेंगी और 20 अशोक लीलैंड बसें भी शुरुआती चरणों में पेश की जाएंगी। परियोजना के हिस्से के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 3 महीने के लिए मुफ्त डीजल और मेथनॉल प्रदान करेगा। मेथनॉल को गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है या संशोधित इंजन वाले वाहनों में एक स्टैंड अलोन ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका उच्च ऑक्टेन रेटिंग, जिसका अर्थ है यह इंजन के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है और हानिकारक उत्सर्जन को कम कर सकता है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन 18 मार्च 2023 को भारत व बांग्लादेश के बीच एक सीमा पर ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल तरीके से किया। दोनों देशों के बीच इस पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन को भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन नाम दिया गया है।
जो कि 131.5 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन द्वारा असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक डीजल पहुंचाया जाएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी 2015 से ही बांग्लादेश के पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति कर रही है। इस पाइपलाइन के द्वारा परिवहन लागत में कमी लाते हुए पर्यावरण मित्र तरीके से 10 लाख टन हाई स्पीड डीजल की वार्षिक आपूर्ति बांग्लादेश को की जा सकेगी। इससे दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों में मजबूती आएगी। इस पाइपलाइन का शिलान्यास दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में किया था। इस पाइपलाइन के निर्माण की कुल लागत करीब 370 करोड़ है, जिसमें भारत के हिस्से वाले भाग के लिए NRL का निवेश 91 करोड़ है, जबकि बांग्लादेश के हिस्से के लिए 285 करोड़ रुपए अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। केंद्रीय बजट 2023-24 हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। मोदी सरकार का यह 11वां बजट, ठीक है, एक अंतरिम बजट सहित उनके दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट था। ठीक है, और इस काल अमृतकाल के इस पहले ही बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत देने तथा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया गया। इसके लिए आधिकारिक संरचना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर गति प्रदान करने के लिए भारी वित्तीय प्रावधान करने के बावजूद राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण का प्रयास इसमें किया गया। पूंजीगत संसाधन जुटाने के लिए सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश पर निर्भरता इस बजट में कम रखी गई। पिछले वर्ष इस मद में 65,000 करोड़ का प्रावधान था, जिसे घटाकर इस वर्ष 50,000 करोड़ ही किया गया। अपने बजट भाषण के प्रारंभ में ही सरकार की हाल के वर्षों में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि उनकी अनेक योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप समावेशी विकास संभव हुआ है। देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में बढ़कर विगत 9 वर्षों में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में विगत 9 वर्षों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ परिवारों को शौचालय की व्यवस्था करीब 12 करोड़ की गई है। उज्ज्वला के अंतर्गत 9.5 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया है। 47 करोड़ PM जनधन बैंक खाते, PM सुरक्षा बीमा और PM ज्योति योजना के तहत 44 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर और PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.5 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद अंतरण। बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि इस बजट में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई। अब कौन कौन सी जो 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं उनको सप्तऋषि नाम दिया गया है। ये जो एक दूसरे के पूरक होने के साथ अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। अब सप्तऋषि कौन सी हैं जो 7 प्रमुख योजनाएं हैं? तो समावेशी विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, अवसंरचना एवं निवेश है, सक्षमता को सामने लाना है, हरित विकास है, युवा शक्ति है, वित्तीय क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अमृतकाल का पहला बजट वित्त मंत्री ने तैयार किया है।
बजट में सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय का समायोजन, सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय का समायोजन किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार का कुल व्यय 39 लाख करोड़ बजट में अनुमानित किया गया है। वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से काफ़ी अधिक रहा। संशोधित आकलन में 2022-23 में सरकार का कुल खर्च 41 लाख करोड़, करीब 42 लाख करोड़ अनुमानित है। ठीक है। 23-24 के दौरान सरकार का कुल व्यय 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। केंद्र सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट 2022-23 के दौरान हुए कुल 3,15,865 करोड़ अधिक है। ठीक है। खर्च हुए जो 3 लाख करोड़ से अधिक जो है बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। 2023-24 के लिए प्रस्तावित 45 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय में 35 लाख करोड़ राजस्व खाते में और वही 10 लाख करोड़ पूंजी खाते में व्यय होंगे, जिसमें कि राजस्व खाते में और पूंजीगत राजस्व खाता को ऐसा होता है, क्या होता है और पूंजीगत खाता क्या होता है। तो राजस्व खाता वो होता है जहाँ पे जो सरकारी योजनाओं में सरकार खर्च करती है, और मेनली यह ध्यान रखिए कि राजस्व खाते में खर्च करने से वो सरकार को वापस उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। वहाँ पे वो सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बल्कि जब पूंजीगत खातों में खर्च किया जाएगा तो वहाँ पे सरकार को आने वाले समय में वो पूंजी बन के सरकार के लिए प्रॉफिट के रूप में कार्य करेगा। तो उसमें 10 लाख करोड़ खर्च कर रही सरकार और 35 लाख करोड़ राजस्व खाते में, जहाँ पे सरकार को कोई भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, जो विभिन्न योजनाओं और में खर्च कर रही सरकार। ठीक है। इसको फ्रीबीज बोलते हैं, 35 लाख करोड़। संशोधित आकलन में 2022-23 में पूंजी खाते में सरकार का कुल व्यय 7 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है। इसी प्रकार 2023-24 में सरकार के पूंजीगत व्यय में 37% वृद्धि प्रस्तावित है। 37% की वृद्धि पूंजीगत खाते में की गई, पूंजीगत व्यय में। 2023-24 में सरकार के कुल 45 लाख करोड़ के प्रस्तावित व्यय की आपूर्ति रुपए 26 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्तियों से तथा शेष 18 लाख करोड़ की आपूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से करने की बजट में बात कही गई। तो वहीं जो 45 लाख करोड़ जो खर्च होंगे तो वो कहाँ से सरकार मैनेज करेगी, तो उसमें राजस्व की जो प्राप्तियाँ होंगी, जैसे राजस्व प्राप्तियों में क्या कर और डिफरेंट टाइप के वो जो चीज़ें होती हैं, उसे 26 लाख करोड़ सरकार जो है जुटाएगी राजस्व से, और वहीं पूंजीगत से जुटाएगी 18 लाख, करीब 19 लाख करोड़। तो इस प्रकार हम 45 लाख करोड़ रुपए सरकार करीब यहाँ पे खर्च करेगी। और वहीं हम देख रहे हैं कि 26 लाख करोड़ रुपए राजस्व से प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम लोग 35 लाख करोड़ रुपए राजस्व में खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और वहीं पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त हो रहा है 18 लाख, मतलब खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं राजस्व में और मिल कम रहा है। ठीक है। और वहीं पूंजीगत में खर्चा कम कर रहे हैं 10 लाख करोड़ का ही, और मिल 18 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो इसको ही प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं एक प्रकार से। देखिए यहाँ पे ये पूंजीगत घाटा बताएगा कि कितना हुआ है, और वो राजस्व घाटा आपको आगे अभी देखने को मिलेगा। 26 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों में 23,000 करोड़ का कर राजस्व है ना केंद्र की, तो शेष 3 लाख करोड़ का कर भिन्न राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू। चलिए आते हैं यहाँ पे, जो वहीं 18 लाख करोड़ की जो पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, उसमें 23,000 करोड़ की ऋण वसूली की जाएगी, वह 17 लाख करोड़ की, करीब 18 लाख करोड़ की उधारियों से प्राप्त किए जाएंगे। सार्वजनिक उपक्रम में विनिवेश से द्वारा 51,000 करोड़
रुपए जुटाने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया गया है, जबकि 10,000 करोड़ सार्वजनिक संपत्तियों के मौद्रिकरण से प्राप्त करने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2022-23 में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु संशोधित अनुमान में यह प्राप्तियां 50,000 करोड़ रुपए ही अनुमानित है। प्राप्तियों में व्यय के इस अनुमान में 2023-24 में राजस्व घाटा, ये देखिए राजस्व घाटा कैसे निकालेंगे? जितना हम राजस्व में व्यय कर रहे हैं और जितना हमको राजस्व में मिल रहा है, वहाँ जो जितना व्यय कर रहे हैं उससे घटा देंगे तो वो राजस्व घाटा हमारा निकल के आ जाएगा, जो 8,69,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो जीडीपी का 2.9% है। ठीक, राजस्व घाटा। वहीं पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाला अनुदान को राजस्व व्यय में से घटाने के पश्चात प्रभावी राजस्व घाटा, जो पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए, जो पूंजीगत सृजन के लिए जो दिए जाने वाला जो अनुदान है को जो है राजस्व व्यय से, जो राजस्व का व्यय है उससे घटा देने पर पश्चात प्रभावी राजस्व घाटा जो कि 1.7% रहेगा। राजस्व घाटा जीडीपी का 3.8% रहने का बजट अनुमान था 2022-23 में। संशोधित अनुमान इसका था 4.1%, जो कि बढ़ गया था। वहीं राजकोषीय घाटा 17,86,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो जीडीपी का 5.9% रहेगा। ठीक, कोविड-19 महामारी में सरकार के भारी खर्चों के कारण 2021-22, 2021, 21-22, 22-23 में भी राजकोषीय घाटा उच्च स्तर पर रहा। 2020-21 में तो यह जीडीपी का 9.2% तथा 2021-22 में जीडीपी का 6.7% रहा। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.6% तक रखने का लक्ष्य पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित किया गया था। संशोधित आकलन में इतना ही अनुमानित है। लक्ष्य राजकोषीय घाटा में 2025-26 तक 4.5% से नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2023-24 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% अनुमानित किया गया। पिछले वर्ष 2023-24 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% अनुमानित किया गया है। पिछले वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 2.8% अनुमानित है, जो संशोधित आकलन में 3% रहा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया जीडीपी कुछ बहुत, इसको मोटा मोटा हम लोगों ने देखा। ठीक है, 10 लाख करोड़ ब्याज अदायगी में जाता है, सब्सिडी में 3 लाख करोड़ रुपए दिया जाता है, 5 लाख करोड़ रुपए करीब 6 लाख करोड़ के आसपास रक्षा क्षेत्र में आवंटित किया गया है। ठीक, और कहाँ आता है पैसा, कहाँ जाता है, तो उधार 34 पैसे आता है, जीएसटी से 17 पैसे आता है, आयकर से 15 पैसे आता है, निगम कर से 15 पैसे आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियों से 6 पैसे, सीमा शुल्क के 4, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 2 पैसा, ब्याज अदायगी में 20 पैसा जाता है। ठीक है, 20%, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17%, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9%, वित्त आयोग अन्य हस्तांतरण में 9%, रक्षा में 8%, आर्थिक सहायता में 7%, पेंशन में 4%, अन्य व्यय में 8%। ठीक है, और जो नई कर प्रणाली आई है उसमें 7 लाख रुपए तक की कर मुक्त है। ठीक है, किंतु 7 लाख रुपए से 1 रुपये भी अधिक होने पर कर योग्य आय की गणना 3 लाख रुपए से ऊपर की जाएगी। ठीक है, 3 लाख से कम 0 है, 3 से 6 तक 5%। ये कर का है। फिर रेलवे में 2.4 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। ठीक, 500 वंदे भारत ट्रेन, 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी स्टेशन पुनर्विकास योजना लागू करने की योजना बना रहा है। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा रेलवे राजधानी, शताब्दी, हमसफ़र
तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों को डिब्बों के नवीनीकरण की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 55 हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनों के साथ आने के लिए तैयार है। इसके अलावा साइड एंट्री वाले, ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, ठीक है। भारतीय बाजरा अनुसंधान श्री अन्न नाम दिया, ठीक है, इनको पोस्ट जो मोटे अनाजों को श्री अन्न नाम दिया, जिसका जो कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देगी मोटे अनाजों को, श्री अन्न को। श्री अन्न अनाजों में ज्वार, बाजरा, कट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकू, कोदो, चीनी, सामा शामिल है, ठीक है। कृषि ऋण का लक्ष्य जो है 20 लाख करोड़ रुपए। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के अप्रयुक्त राशि से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को जो है प्रशिक्षित करेगी। विभिन्न राज्यों में कुशल युवाओं के अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर उपलब्ध कराने 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो अवसंरचना वित्त सचिवालय स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव है। अवसंरचना वित्त सचिवालय अवसंरचना में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्दी प्रारंभ करने की घोषणा। सिकल सेल एनीमिया। आई कोर्ट कर्मयोगी का शुभारंभ किया गया। आई कोर्ट कर्मयोगी। राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना का प्रस्ताव किया जाएगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन लागू करने के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार प्रधानमंत्री कार्यक्रम, ठीक है। प्रणाम, जिसको बोलते हैं पीएम प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्रणाम। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने का तो शुरू किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे करने की घोषणा। चुने हुए 50 पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। महिलाओं की बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया जाएगा। तो 2 वर्षों में अवधि के लिए 7.5% की ब्याज दर पर 2 लाख तक का जमा सुविधा इसमें होगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% की राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोगों ने देखा कि इस पे कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। ये देखिए आप कुछ योजनाएं जो मिष्टी योजना चलाई गई है समुद्री आवास और परियोजना के लिए, जो मैंग्रोव सुधार के लिए, ठीक है। मिष्टी योजना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये पीएम विकास बोलते हैं इसको। विश्वकर्मा, पहली बार विश्वकर्मा के लिए बजट में सहायता पैकेज किया गया है, ठीक है। कृषि है तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए। कृषि वर्धक निधि एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम स्थापना। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न, जो कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद
में जो है सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक एनीमिया के उन्मूलन का प्रयास। ठीक है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापना, आकांक्षी जिलों और ब्लॉक कार्यक्रम, आकांक्षी जिला हाइड्रोजन मिशन, देश में हरित हाइड्रोजन व उसके सहायक उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देकर निर्यात के अवसर सृजन के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसरों के सृजन तथा औद्योगिक एवं ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। मिशन के लिए प्रारंभिक व्यय 19,744 करोड़ स्वीकृत किया गया है, जिसमें साइट कार्यक्रम के लिए 19,000 करोड़, पायलट परियोजनाओं के लिए 14,000 करोड़, अनुसंधान एवं विकास के लिए 4,000 करोड़, अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्ष 2030 तक मिशन का लक्ष्य है देश में ग्रीन हाइड्रोजन को कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता को विकास। 2030 तक 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश होने की संभावना। इस अवधि तक 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होने की संभावना। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की कमी। सरकार का मानना है कि इस मिशन से हरित हाइड्रोजन व उसके सहायक उत्पादों के निर्यात के अवसर उत्पन्न होंगे, उद्योग व ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा बड़े पैमाने पर उस उत्पादन और हाइड्रोजन का प्रयोग करने में सक्षम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के तहत आज डे 16 कंप्लीट हुआ घटनासार का। और हाँ, बजट का जो भी है मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा और वहाँ पे पूरा बजट कवर कर देंगे, जितनी भी योजनाएं थी बजट की, जितना भी आंकड़े हैं एक अलग वीडियो में, और जिसकी PDF में बना के टेलीग्राम पे डाल दूँगा। ठीक है। तो आज का कंप्लीट हुआ है ये डे 16। चलिए फिर, ठीक है, आज रोकते हैं यहीं पे और ठीक है, धन्यवाद।